Good morning, students. Today in the class 11 chemistry, I am going to explain the calculation of the volume of the gases at different temperature and pressure. आपने अभी तक ये पढ़ा किसी भी गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे वॉल्यूम 1 मोल का 22.4 लीटर होता है, जिसे मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। अगर आपको किसी गैस का वॉल्यूम दिया है किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे, या खाली टेम्परेचर दिया है और आप उसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर या प्रेशर पे उस वॉल्यूम को कन्वर्ट करना चाहते हैं, या कोई टेम्परेचर प्रेशर दिया है उस पर आप वॉल्यूम कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं कि कोई केमिकल रिएक्शन में जो वॉल्यूम हो वो हमेशा स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे ही दिया जाए। हम अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं और हमको अलग टेम्परेचर और प्रेशर दिया गया है और हमें उस वॉल्यूम को स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे उसे। सपोज कीजिए आपको कोई गैस का वॉल्यूम दिया है 200 ml, ये वॉल्यूम दिया है और ये कब है वॉल्यूम, उसके साथ उसका टेम्परेचर दिया हुआ है। टेम्परेचर है 300 केल्विन और प्रेशर है 200 mmHg। ये प्रेशर का यूनिट है, टेम्परेचर का यूनिट है। प्रेशर के और भी यूनिट हो सकते हैं। अब आप जानते हैं कि वॉल्यूम अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग हो सकता है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर आप वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दैट्स मीन V proportional to T। वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो हम 200 वॉल्यूम दिया गया है ml 300 केल्विन पे ये दिया गया है और 200 mm मरकरी पे ये प्रेशर है, ये टेम्परेचर है, ये उस गैस का इस टेम्परेचर और प्रेशर पे वॉल्यूम दिया गया। और आप चाहते हैं कि इस वॉल्यूम को किसी दूसरे टेम्परेचर पे, यानी कि जब अगर हम गैस को गर्म करें या कंप्रेस करें या प्रेशर कम ज़्यादा करें या टेम्परेचर कम ज़्यादा करें, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा। तो इसके लिए हमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ का कंबाइंड फॉर्म आइडियल इक्वेशन का यूज़ करना पड़ता है। और आइडियल इक्वेशन क्या होती है, देखिए वही आपको बताने जा रहा हूँ। P1 इंटू V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 इंटू V2 अपॉन T2। ये प्रेशर है, ये टेम्परेचर है और ये वॉल्यूम है। किसी एक पर्टिकुलर प्रेशर पे, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वॉल्यूम आपको दिया जाएगा और कोई दूसरे टेम्परेचर और प्रेशर पे आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिया गया है 200 ml और टेम्परेचर दिया गया है T1। इसको हम T1 लेट कर सकते हैं, इसको हम, ये वॉल्यूम है तो V1 लेट करेंगे, इसको हम T1 लेट करेंगे। टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन और प्रेशर आप किसी में भी हो सकता है। अब अगर आपसे कहा जाए कि हम टेम्परेचर को 400 केल्विन कर दें और प्रेशर को 400 mmHg कर दें, तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा कुछ। अगर आप प्रेशर चेंज करेंगे, टेम्परेचर चेंज करेंगे, तो वॉल्यूम जो 200 है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसी और में। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका फार्मूला मैंने आपको बता दिया है। P1 इंटू V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। और हम यहाँ पे एक तरफ वैल्यू पुट करेंगे, P1 की जगह 200, V1 भी आपको 200, T1 300 इज इक्वल्स टू, अब आपको सेकेंड कंडीशन जो दी गई है P2 दैट इज 400 और 400 प्रेशर पे आप वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहते हैं। लेकिन अब क्या ध्यान रखना है, दोनों चीज़ें एक ही उसमें होनी चाहिए। अगर प्रेशर mm में दिया है तो दूसरा प्रेशर भी mm में होना चाहिए। यहाँ पे टेम्परेचर आपको 300 केल्विन दिया है, हो सकता है डिग्री सेल्सियस में दिया जाए तो आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे V2 और अपान यहाँ पे टेम्परेचर भी 400 दिया गया है। अब हम इससे V2 फाइंड आउट कर सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा और ये देखिए 2 जीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे। दैट्स मीन 400 अपॉन 3
इज इक्वल्स टू 3 1 3, 3 3 9, 3 3 9.33 ml। देखिए जो 200 ml वॉल्यूम था 300 केल्विन टेम्परेचर और 200 ml प्रेशर पे वो कन्वर्ट हो करके किस में आ गया, ये आ गया अलग टेम्परेचर 400 केल्विन और 400 mmHg पे ये प्रेशर वॉल्यूम, वही जो 200 ml यानी गैस को अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा, स्पेशली इंक्रीज होगा, और अगर आप प्रेशर लगाएंगे तो उसका गैस का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। अगर आपको इसमें से कोई एक चीज कांस्टेंट बोल दी जाए, सपोज कीजिए टेम्परेचर कांस्टेंट बोल दिया जाए, तो यहाँ पे हम टी रखेंगे। अगर हम बोले कि कोई गैस है वो कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं चेंज कर रहे हैं, खाली प्रेशर चेंज कर रहे हैं, तो फार्मूला आपका रहेगा P1 इंटू V1 अपॉन T इज इक्वल्स टू P2 इंटू V2 अपॉन T। क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट और T कैंसिल हो जाएंगे और आपका फार्मूला बन जाएगा P1 इंटू V1 इज इक्वल्स टू P2 इंटू V2। दिस इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ, और इस पे भी आपका न्यूमेरिकल हो सकता है। अब हम स्पेशली ये क्यों बताना चाह रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जब हम कोई रिएक्शन करते हैं तो कोई भी टेम्परेचर पे वॉल्यूम दिया होता है, और रिएक्शन गैलुसाक्स लॉ या रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए जो मोलर वॉल्यूम है 22.4 वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे ही एप्लीकेबल होता है। तो हम अगर कोई और टेम्परेचर और प्रेशर पे हमको दिया गया है तो उसको हमको स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे कन्वर्ट करना है। सपोज कीजिए 200 ml of gas is at 300 Kelvin and 200 mmHg प्रेशर। अब हमको वो बोल रहा है कि हमें इसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे कन्वर्ट करना है कि ये वॉल्यूम अगर टेम्परेचर को स्टैंडर्ड करें और प्रेशर को स्टैंडर्ड करें तब क्या होगा। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस जिसको हम कह सकते हैं 273 केल्विन, और प्रेशर होता है 760 mmHg। इसको हम T2 मानेंगे, इसको हम P2 मानेंगे, दैट्स मीन T2 इज इक्वल्स टू 273 केल्विन एंड P2 इज इक्वल्स टू 760 mmHg। और हमारा T1 आपको दिया गया है 300 केल्विन, ये T1 है, और P1 है आपका 200 mmHg, V1 आपका 200 ml दिया गया है। ये क्वेश्चन में था V1 है ये आपको 300 केल्विन टेम्परेचर T1 दिया गया था और प्रेशर दिया गया था 200 mmHg, और आपसे कह दिया गया था कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP। ये आपको STP पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री जिसको हमने कन्वर्ट किया 273 और प्रेशर हुआ आपका 760 mmHg। अब इन वैल्यूज को हम वहाँ पुट करेंगे, तो अगर हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। P1 की जगह हम रखेंगे 200, V1 की जगह भी 200, T1 की जगह 300 इज इक्वल्स टू P2 की जगह हम 760, V2 हमको फाइंड आउट करना है, और T2 की जगह हम पुट करेंगे 273, और इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे सो ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, 2 0 कट कर दिए हमने, 400 इंटू 273 अपॉन 3 एंड 760 इक्वल्स टू V2। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या पाएंगे कि ये इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपको मिलेगा V2 इज इक्वल्स टू 47 अप्रॉक्सीमेटली 9 ml। जो वॉल्यूम आप देख रहे थे जो 200 ml था, यहाँ पे हम आ रहे हैं आपको 200 ml था, कितने टेम्परेचर पे 300 केल्विन पे ये आप, और 200 mmHg पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे उसका वॉल्यूम 47.9 ml के अप्रॉक्सीमेटली आया है। तो स्टूडेंट हम ये क्यों बताना चाह रहे हैं आपको
कि क्यों कैलकुलेट करना चाहते हैं। एक फार्मूला आपको और बताते हैं जिसमें हम यहाँ पे तो हमको दो अलग अलग टेम्परेचर दिए गए हैं और अलग अलग प्रेशर दिए गए हैं। दो प्रेशर हैं, दो टेम्परेचर हैं, वॉल्यूम आपको अलग अलग निकालना है। हो सकता है कि आपको सिर्फ एक ही टेम्परेचर प्रेशर और उसको वॉल्यूम निकालना पड़े आपको। जैसे आप जानते हो कि 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है एट एसटीपी। ये लिखना जरूरी है, अगर एसटीपी नहीं लिखेंगे तो ये वॉल्यूम नहीं होगा, क्योंकि आपने एसटीपी मेंशन नहीं किया तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर नहीं मेंशन किया तो इसका मतलब कि कुछ और प्रेशर और टेम्परेचर हो जाएगा, उस पे वॉल्यूम का वेरिएशन हो जाएगा। ये कैसे आया, देखिए जो गैस आइडियल गैस इक्वेशन है P इंटू वी इज इक्वल्स टू N इंटू आर इंटू टी। ये आइडियल गैस इक्वेशन मानी जाती है जिसमें P प्रेशर है, P प्रेशर और प्रेशर यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रेशर जो कि हम 760 mm Hg इसे बोलते हैं, इसे या हम 180 m भी कह सकते हैं, ये प्रेशर का यूनिट है। और यहाँ पे हमको V फाइंड आउट करना है। हमारा आंसर हमको पता है कि 22.4 आना है। अब आपका मोल 1 मोल n की जगह 1 आएगा। R गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटीएम, लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स, लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स। अब आपका ये टी टेम्परेचर है वो भी केल्विन में, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपका होता है 0 डिग्री सेल्सियस बोले या 273, क्योंकि कैलकुलेशन हमको केल्विन में करना होता है तो टेम्परेचर को हम केल्विन में करेंगे। आपको कितने भी मोल्स का वॉल्यूम निकालना है और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे निकालना है तो हम यहाँ पे P की जगह 1 पुट करेंगे। V हमको फाइंड आउट करना है, गैस कोई भी हो कोई मैटर नहीं है। N हमारा 1 मोल है, R की जगह 0.0821 और T की जगह 298। तो जब आप इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा V इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर। अब यहीं पे अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करते हैं, सपोज कीजिए आप किसी भी गैस के किसी कितने भी मोल का कितने भी टेम्परेचर पे और प्रेशर पे वॉल्यूम निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए हमने कहा कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 5 moles of gas at 3 atm and 400 Kelvin temperature। 4 मोल वॉल्यूम, नाम भी मैंने नहीं बताया तो आपको यहाँ पे फार्मूला यही लगाना है। एटीएम में प्रेशर रखना है P का तो P की जगह 3 रखेंगे। V हमको फाइंड आउट करना है, मोल हमको 5 मोल्स दिए गए हैं, 5 इंटू आर की वैल्यू फिक्स है 0.0821 इंटू कितना लेंगे यहाँ पे 400 लेंगे। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। V इज इक्वल्स टू 5 इंटू 0.0821 इंटू 400 अपॉन 3, और इस तरह से आपका अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर पे वॉल्यूम आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जब हम लोग स्टूडेंट कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 54.733 लीटर में आंसर आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे वॉल्यूम को लीटर में मेजर किया है। ये तो था हमें वॉल्यूम को चेंज करना या किसी भी गैस के मोल का वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे फाइंड आउट करना। ऐसा हमने आपको क्यों बताया, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में इसका यूज होगा, कन्वर्जन होगा। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे हम अब आपको बताने जा रहे हैं, इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट वेट। उसमें भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे
हाइड्रोजन गैस के वॉल्यूम की बात आती है। तो अगर हम यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे वॉल्यूम को कन्वर्ट करना नहीं जानते तो फिर इक्विवेलेंट वेट निकालने में भी डिफिकल्टी आएगी। आपको हर एलिमेंट के एटॉमिक मास के बारे में पता है। एटॉमिक मास उसका वो मास होता है जो कि हाइड्रोजन के जितना टाइम्स होता है। सपोज कीजिए कॉपर है, कॉपर का एटॉमिक मास 64 टाइम्स होता है हाइड्रोजन का, तो उसका एटॉमिक मास होगा। फिर एटॉमिक मास से आपने मॉलिक्यूलर मास भी निकालना सीखा। मॉलिक्यूलर मास दैट्स मीन टोटल मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। अगर हम इक्विवेलेंट मास की बात करें, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट, ये वो मास किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी एलिमेंट का वो मास होता है जो हाइड्रोजन के वन पार्ट को डिस्प्लेस करने के लिए सफिशिएंट होता है। जो हाइड्रोजन के वन पार्ट हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने के लिए सफिशिएंट होता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे बात कर रहे हैं हम लोग, या मास ऑफ द सब्सटेंस विच इज सफिशिएंट टू डिस्प्लेस 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन के टर्म्स में अगर हम कैलकुलेट करें तो उसे हम बोलेंगे कि कितनी ऑक्सीजन के 8 पार्ट ऑक्सीजन को जितना कोई भी सब्सटेंस डिस्प्लेस करेगा वो उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास बोला जाएगा। पहले हमने बताया इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस इज द दैट पार्ट ऑफ दैट सब्सटेंस व्हिच कैन डिस्प्लेस 1 पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन और 8 पार्ट ऑफ द ऑक्सीजन। 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन और 8 पार्ट of oxygen or 35.5 part of chlorine। ये एग्जैक्टली डेफिनेशन है इक्विवेलेंट मास की। लेकिन हम इसको और भी मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज कोई सब्सटेंस है, उसका इक्विवेलेंट मास आपको डायरेक्टली निकालना है। तो एसिड है तो एसिड के लिए अलग कॉन्सेप्ट है, बेस है तो बेस के लिए अलग कॉन्सेप्ट है, सॉल्ट है तो सॉल्ट के लिए अलग कॉन्सेप्ट है। अगर हम कोई एसिड ले रहे हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसे ई से इंडिकेट किया जाता है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी, बेसिसिटी यानी वो कितने बेस OH को रिप्लेस कर सकता है, कितने OH नेगेटिव आयंस बना सकता है, के साथ में रिएक्शन करके वाटर फॉर्म कर सकता है, वो उसकी बेसिसिटी बोली जाएगी। सपोज कीजिए हम एक एग्जांपल एसिड का लेते हैं, H2SO4, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, और ये डाई बेसिक एसिड बोला जाता है। डाई बेसिक एसिड इसीलिए बोला जाता है कि ये जब किसी बेस से रिएक्शन करेगा तो 2OH को एक एसिड रिप्लेस कर सकता है। तो अगर हम इसका इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, यानी कि H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास होगा, पहले तो मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, 1 × 2 + 32 + 64 होगा 16 × 4, 2 + 32 + 64 दैट्स इज इक्वल्स टू 98। ये 98 तो इसका मॉलिक्यूलर मास है, और अगर आप इक्विवेलेंट मास निकालना चाहते हैं तो 98 अपॉन, और इसकी बेसिसिटी H2 आप इजीली समझ सकते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो इसकी बेसिसिटी 2 है, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। दैट्स मीन H2SO4 का इक्विवेलेंट मास 49 आएगा। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, अगर हम कोई बेस लेते हैं, सपोज कीजिए हमने बेस लिया है और बेस का हम इक्विवेलेंट मास निकालना चाहते हैं। इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, बेस वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें OH होता है, तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एसिडिटी। जैसे हमने एसिड के लिए बेसिसिटी लिखा था, वैसे ही बेस के लिए हम एसिडिटी लिखेंगे।
अगर हम ले रहे हैं AlOH होल थ्राइस, दिस इज द बेस, ये आपका बेस है और आप इसमें देख रहे हैं कितने OH हैं, इसमें 3 OH हैं और 3 OH हैं तो हम की इसकी एसिडिटी होगी 3। हमें पहले तो AlOH होल थ्राइस का मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा और उसके बाद हम उसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो हम AlOH होल थ्राइस का मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं, AlOH होल थ्राइस, दैट्स मीन Al is equals to 27 plus O16 plus 1 into 3, that's equals to 27 plus 17 into 3, that's equal to 27 plus 51, that's equal to 78. This is the molecular mass and E is equals to 78 और हमने आपको बताया यहाँ पे एसिडिटी AlOH होल थ्राइस की एसिडिटी है कितनी, 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 = 6 and 3 6 = 18. So the equivalent mass of the AlOH होल थ्राइस will be 26. अगर हम किसी सॉल्ट का निकालना चाहते हैं, फिर से देखिए, अगर कोई सॉल्ट है, नॉर्मल सॉल्ट के बारे में, सॉल्ट वो होते हैं जिसमें H और OH नहीं होता है, नॉर्मल सॉल्ट की बात करें हम, जैसे NaCl है या Na2CO3 है, ये हैं आपके नॉर्मल सॉल्ट। तो इसमें हम इक्विवेलेंट मास ऑफ नॉर्मल सॉल्ट, इक्विवेलेंट मास ऑफ नॉर्मल सॉल्ट is equals to मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास तो आपको निकालना ही है, अपॉन टोटल चार्ज ऑन कैटायंस। कैटायंस से कितना टोटल चार्ज आ रहा है उसको हमें निकालना है। सपोज कीजिए हम NaCl में निकालना चाहते हैं, तो पहले हम NaCl का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, Na23 plus 35.5 Cl के लिए, so it will be 58.5। आप देख रहे हैं NaCl में कैटायन क्या है, कैटायन इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पहला वाला पार्ट कैटायन होता है, Na पे 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे टोटल चार्ज ऑन कैटायन 1 आएगा और E is equals to 58.5 अपॉन 1। लेकिन अगर हम Na2CO3 की बात करें, तो पहले हम Na2CO3, तो इसका आंसर तो आपका यही आ गया 58.5। देखिए, इक्विवेलेंट मास एक कोई नंबर है और नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है। अब हम अगर Na2CO3 के बारे में बात करते हैं, Na2CO3 का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, Na2CO3 is equals to 2 into 23 plus 12 plus 16 into 3, that's equal to 106। लेकिन जब हम इसका इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो ऊपर 106 लिखेंगे और देखिए यहाँ पे टोटल चार्ज ऑन कैटायन जो आ रहा है, टोटल चार्ज यहाँ पे Na है और Na 2 हैं, एक Na पे +1 चार्ज होगा तो 2 Na पे +2 चार्ज होगा, तो हमें यहाँ 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और इसका आंसर होगा 53। अगर हम कोई मेटालिक सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास निकालना चाहते हैं, देखिए मैंने एसिड का बता दिया, बेस का बता दिया और सॉल्ट का बता दिया। अब अगर हम आपको कोई मेटालिक सब्सटेंस मेटल का निकालना चाहते हैं तो उसके लिए अलग फार्मूला है। इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल is equals to एटॉमिक मास, उसमें एटॉमिक मास लेंगे हम क्योंकि एटम मेटल है, सिंगल एटम होगा, अपॉन वैलेंसी, उसकी वैलेंसी पुट करेंगे। सपोज कीजिए हमने जिंक का इक्विवेलेंट मास निकालना है, जिंक मेटल का, तो जिंक का एटॉमिक मास है 65 और जिंक की वैलेंसी है +2, सो E is equals to 65 upon 2, that's equal to 2 3 is 6, 2 2 is 4.5। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट ये तो मैंने कुछ आपको मेथड बताया कि हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड हैं
जिनके थ्रू हम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करते हैं। तो हम डायरेक्टली कोई गिवन सब्सटेंस है उसका इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं। हो सकता है रिएक्शन दी गई हो सकता है कि कोई सब्सटेंस दिए गए हों और वो रिएक्ट कर रहे हों और उसमें आपको बताने के लिए कहा जाए। तो इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करने के और कौन कौन से मेथड हैं वो आपको मैं मेंशन करने जा रहा हूँ, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में नहीं हो पाएगा क्योंकि वो लेंदी हो जाएगी वीडियो। उसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। इक्विवेलेंट वेट निकालना बहुत कंपल्सरी है क्योंकि जो उसके आगे के टॉपिक्स हैं, नॉर्मलिटी है या आपका फैराडेज लॉ है, उनको सॉल्व करने में इक्विवेलेंट मास की ज़रूरत पड़ेगी और 12th क्लास में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो इक्विवेलेंट मास में निकालने का पहला मेथड है हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये फर्स्ट मेथड है। नंबर 2 है आपका ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड, ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड। थर्ड है आपका ऑक्साइड रिडक्शन मेथड, रिडक्शन मेथड। फोर्थ है आपका क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड, फिफ्थ है आपका डबल डिकम्पोजिशन मेथड, डबल डिकम्पोजिशन मेथड। और सिक्स है आपका मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड, मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड। और आपका 7 है इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। इन सारे मेथड के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और सारी एक ही वीडियो में नहीं होगी, तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। प्लीज़ वीडियो को प्रॉपर देखें, जो प्रॉब्लम है उसको हमसे शेयर करें, डिस्कस करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू, गुड बाय।